वेलकम टू जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी 2021 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में 28 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 के पेपर को हम सभी सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखा जाए और समझा जाए कि 28 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल इनपुट हुए थे और उन सवालों को सॉल्व करने की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। इसमें देखिए टेबल 1 और टेबल 2 दो संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, टेबल 1 और टेबल 2 दो संख्याएं दी गई हैं, दो टेबल्स दिए गए हैं। इससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। अब देखिए वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक का डाटा इसमें दिया गया है और इसमें 4 श्रेणियां हैं। एक कॉम सामान्य, खेल, फिल्म और व्यापार, इन 4 श्रेणियों में डाटा दिया गया है। और ये जो चारों विभिन्न श्रेणियां हैं उसमें दो मतलब कि हिंदी का डाटा है और अंग्रेजी का डाटा है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी का डाटा का मतलब क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने वाले पत्रिकाओं की पाठकों की संख्या यहाँ पे दिखलाई गई है और जो पाठकों की संख्या है वो दी गई है लाख में है। कहने का मतलब यह टेबल 1 है। इसमें पत्रिकाओं के पाठकों का श्रेणीवार विवरण है। श्रेणी ये 4 हैं: सामान्य, खेल, फिल्म और व्यापार। ठीक है, और जो पाठकों की संख्या है वो लाख में दी गई है। जैसे 2020 में देखेंगे तो 2020 में सामान्य श्रेणी में अंग्रेजी पत्रिका पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 2.0 है। 2020 में खेल श्रेणी में हिंदी पत्रिका पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 0.4 है। कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा और समझना होगा। जो दूसरा टेबल है, दूसरे टेबल में पत्रिकाओं के प्रकाशन से संबंधित विवरण दिया गया है कि 2020 में सामान्य श्रेणी में इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश की 24 पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है। इस प्रकार से पढ़ना है। 2021 में सामान्य श्रेणी में हिंदी की 28 पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है, फिर इसके जवाब देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आपको लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी खेल पत्रिकाओं के मामले में। अंग्रेजी खेल पत्रिकाओं के मामले में वर्ष 2020 में पाठक संख्या और वर्ष 2020 से 23 के बीच में पाठक संख्या के बीच में अनुपात क्या है? अंग्रेजी खेल पत्रिका कहाँ है भाई? पहले तो 2020 पकड़ो, 2020 यहाँ पर है। तो 2020 में अंग्रेजी खेल पत्रिका यहाँ पे है, अंग्रेजी है और खेल यहाँ पे है। तो खेल में देखेंगे तो कितनी संख्या निकल के आ रही है? तो 2020 में जो आपको संख्या मिल रही है वो 0.8 मिल रही है। 0.8 लाख है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 80,000। 0.8 लाख का मतलब क्या है? 80,000। और 2020 से लेके 23 तक का देख लीजिए। 2020 से लेके 23 तक, एक में तो 2020 की पाठक संख्या और वर्ष 2020 से लेके 23 तक के पाठक संख्या के बीच में अनुपात क्या है? कहने का मतलब कि 2020 से लेके अगर हम 23 देखने चलें तो आपको क्या मिलेगा? पहला तो अंग्रेजी में 0.8 ही मिल जाएगा। प्लस करोगे आप किसको? 1.2 को। 1.2 प्लस आप प्लस करोगे किसको? अंग्रेजी को ही देखा जा रहा है ना, तो 2.0 को प्लस करोगे, 2.0 को प्लस प्लस करोगे 2.4 को। ठीक है, तो कुल जोड़ लो जरा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 ये हो गया 4, 2 2 4 और 4 1 5। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट 2 2 और 1 मतलब 2 2 4 1 5 हो गया, प्लस 4 2 6 और 6 8 14। तो 1.4 ये बन रहा है, 1.4 ये बन रहा है और 5 अलग से। कहने का मतलब ये 6 हो गया, 6.4 बन गया। और 6.4 का मतलब क्या है जानते हैं? 6.4 का मतलब है 6,40,000। ये 80,000 है और ये होगा 6,40,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,40,000। इन्हीं दोनों के बीच में क्या पूछा गया है आपसे? अनुपात पूछा गया। देखो 4 जीरो यहाँ पे है, 4 जीरो यहाँ पे खत्म करो तो ये 8 1 के 8 होगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो रेशियो बन के आएगा 1:8 बन के आ जाएगा। तो इसका सेकंड वाला विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, जरा खूब ध्यान से पढ़िएगा। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में निम्न में से किस श्रेणी की पत्रिका के पाठकों की संख्या में गिरावट आई है? कह रहा है कि 2020 से 2021 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कह रहा है कि भाई किस श्रेणी की पत्रिका में
किस श्रेणी की पत्रिका के पाठकों की संख्या में गिरावट आई है। अब देखिए पाठकों की संख्या तो आपको यहाँ पे दी गई है और पत्रिका यहाँ पे है। अब कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस श्रेणी की पत्रिका के पाठकों की संख्या में गिरावट आई है। ठीक है, तो आप इसको अगर कंपेयर करेंगे 2020 से 21 में, ठीक है, पाठकों की संख्या और पत्रिकाओं की संख्या का अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ से किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है। तो पहले हम सामान्य वाली कैटेगरी का कंपैरिजन करने चल रहे हैं, सामान्य वाली कैटेगरी का कंपैरिजन करने चल रहे हैं। देखिए सामान्य वाले कैटेगरी में इंग्लिश पढ़ने वाले हैं कितने, 2 लाख, और हिंदी पढ़ने वाले हैं कितने, 2.4 लाख। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे 2020 में तो सामान्य कैटेगरी में 4.4 लाख पढ़ने वालों की संख्या है। ठीक है, ऐसे जान लो। तो इन दोनों का मान बन के आया कितना, 4.4। अब इस कंपैरेटिवली हम इसके परसेंटेज इसका देख ले रहे हैं। ठीक है, तो 4.4 गुणे 100, और देख रहे हैं भाई 2020 में सामान्य श्रेणी में 44 कुल पत्रिकाएं छपी हुई थी। ठीक है, अब इसी के अनुपात में इसका हम परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आपको जो परसेंट, ये 4.4 का 100 में गुणा होगा तो कितना, 440 बनेगा, और 44 से भाग करेंगे तो 10% बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, 10% यहाँ से बन रहा है। तो अब यहाँ पे है 2.6 और 3.2, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.8। 5.8 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे ले आओगे किसको, 30 20 50 8 58, तो यहाँ भी 10%। मतलब क्या है कि आपको अब सामान्य कैटेगरी में किसी भी प्रकार की गिरावट देखने को नहीं मिली है पाठकों की संख्या में। अब हम दूसरे पे चलते हैं, खेल की तरफ चलते हैं। अगर खेल में चलेंगे देखो 0.8 0.4 1.2 हो जाएगा, गुणे 100 करोगे, नीचे ले आओगे 6 4 10, अर्थात 12% आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से तो 12 मिला। अब यहाँ पे देखो 1 पॉइंट है और 0.8 है, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 100, और नीचे आ जाएगा आपका कितना, 10 6 16। अगर 200 में 16 का भाग किया जाएगा तो अब भाग करके देख लीजिएगा, कंफर्म है कि 12% से ज्यादा ही आएगा। अगर 200 में आप अगर 16 का भाग कर रहे हो तो पहले तो 16 1 के 16 ले जाओगे, फिर 4 आएगा, फिर 16 तिया 48 जाएगा नहीं, 16 दूना 32 जाएगा, 16 25 80। ठीक है, 12.5 आएगा। तो कहने का मतलब ये गिरा नहीं है, गिरावट नहीं आई है, आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। फिर हम आ जाते हैं फिल्म, 3 नंबर पे दिया है ना, तो हम आ जाते हैं फिल्म पे। फिल्म पे जब आएंगे तो 1.2 और 1.6 को अगर आप जोड़ेंगे तो 2.8 मिलेगा। 2.8 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे किससे, 6 8 14 से। ठीक है, 6 8 14 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको 20% मिल जाएगा। कितना, 20% मिल जाएगा। हाँ यही मिलेगा 20%, 14 दूना 28 होगा, तो 20% मिल जाएगा। और आगे आगे अगर देखेंगे 1.9 को 2.5 से अगर ऐड करेंगे तो 4.4 मिलेगा, और 4.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कंपेयर किससे करेंगे, 10 12, मतलब 22 से कंपेयर करें। देखो जब 44 है तो ये भी आएगा 20%। कितना आएगा, 20%। देखो इसमें कोई गिरावट नहीं देखने को मिली है, इसमें कोई गिरावट नहीं हुई है, इसमें भी कोई गिरावट नहीं है। इसका मतलब है कि जो सी वाला विकल्प है यही राइट आंसर होगा, इसी में गिरावट आपको देखने को मिली होगी। तो क्लियर तो हो गया कि सी वाला विकल्प राइट आंसर है। लेकिन चेक कर लेते हैं जरा, 0.6 है, 0.3 है, तो 0.9 है, 0.9 का गुणा 100 से करोगे, कंपेयर करोगे 8 4 12 से, तो जब इससे ये गुणा होगा तो कितना बन जाएगा ये आपका, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप इसको भाग करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 12 सत्ते 84। ठीक है, लगभग 12 सत्ते 84, और 6 बचेगा, 12 25 60 है, तो लगभग आपको मिलेगा 1 मिनट। अगर इसमें आप भाग कर रहे हो तो 7.5% मिलेगा, 84 और 12 25 60, 7.5% बन जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, और इसको 0.8 और 0.32 को एड ऑन करोगे तो मिल जाएगा आपको कितना, 1.12 का 100 में गुणा करोगे, फिर नीचे लाओगे कितना, 10 6 16। अब इसमें अगर आप भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा, जानते हो कितना मिलेगा, 112 से 112 बनेगा, 100 में गुणा होगा, दो अंक पे दशमलव है, 112 हो जाएगा, और 16 सत्ते 112 होता है, 7%। ठीक है, तो 7.5 से फॉल डाउन होके ये कितना बन जा रहा है, 7% बन जा रहा है। किसी में आपको गिरावट देखने को नहीं मिली थी और इसी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि इसका सी वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके थर्ड वाले पे चलते हैं। वर्ष 2022 में प्रति पत्रिका लगभग औसत पाठक संख्या कितनी है। वर्ष 2022 में प्रति पत्रिका औसत पाठक संख्या कितनी है। ठीक है,
पहले तो ये देख लो भाई 2022 में पाठकों की संख्या कुल कितनी है। तो देखो यहाँ पे 4 है, 2 6 है, 6 2 8 है, 8 1 9, 9.2 तो यही बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, 4 3 7 तो ये हो गया। प्लस आप देखो 6 4 10 मतलब एक और मिल गया, 4 3 3 1 4 3 7 1 8 और 8.5, तो 9.2 में अगर हम 8.5 जोड़ रहे हैं तो 7 और 7 तो मतलब 17.7 सब बन जा रहा है, 17.7 सब बन जा रहा है। अब इसमें जरा देख लो भाई संख्या कितनी है पत्रिकाओं की, तो 34 और प्लस 14 जोड़ोगे तो 48 ना, 34 10 44 4 48 10 58 58 10 68 2 70 यहाँ से मिल गया, प्लस 30 8 38 38 8 46 46 4 50 20 50 10 60 70 और 60 जुड़ेगा तो 130। ठीक है, अब एक तरफ से ये जानो ये 17.7 लाख है, तो ये मतलब क्या है 17,70,000, कितना है 17,70,000 और नीचे आएगा 130, नीचे आएगा 130। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 17,70,000। ठीक है, इकाई एक और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो ये बन गया कितना 17,70,000 और नीचे आएगा 130, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे, अब 13 से भाग कर दोगे इसमें तो आपको मिल जाएगा, जानते कितना मिलेगा करके देख लीजिएगा, 13,615 दशमलव कुछ मिलेगा। ठीक है, दशमलव एकदम फैक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहा गया है, देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहा गया तो एकदम फैक्ट नहीं आएगा, तो 13,615 इसका राइट आंसर बन जाएगा। वैसे भाग कर भी देखेंगे तो जैसे ही एक पहला तो यही जाएगा, देखिए 17 में भाग जाएगा, 13 1 के 13 हो जाएगा, तो यहाँ तक तो सब में एक एक है, फिर 4 बचेगा और 47 बन जाएगा। अब 13 3 39 जाएगा, 13 चौको 52, जैसे ही 13 3 39 जाएगा 13 आएगा, 13 आते ही आप पहले वाला विकल्प टिक कर दोगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा यहाँ पे उसके दशमलव तक जाने की नीड नहीं होगी, इसलिए मैंने भाग करके भी आपको नहीं दिखलाया। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 13,615 इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलो, वर्ष 2022 में और वर्ष 2020 में प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या के बीच अंतर क्या है। वर्ष 2022 और वर्ष 2020 में प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो वर्ष 2022 में पहले प्रकाशित पत्रिका देख लेते हैं। वर्ष 2022 में प्रकाशित पत्रिका अगर हम देख लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी का अगर मिलाएंगे तो अभी तो इसको हम जोड़े थे तो कितना आया था, इन सबको जोड़े थे ना अभी इसके पहले वाले सवाल में, तो 130 आया था। अब कह रहा है कि 2020 वाला का भी जोड़ लेते हैं। 2020 में अगर आप जोड़ोगे तो 20 और 24 44 होता है, 44 44 4 48 48 6 54 54 6 60 60 8 68 68 8 76 76 4 80, तो 80 आ गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पूछा है ना, तो 130 में से 80 निकालोगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो 50 इसका या पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2020 से 2021, ठीक है, वर्ष 2020 से 2021 तक यदि प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं की संख्या के बीच जो अंतर है, बीच अंतर P है, और Q अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या के बीच अंतर है, तो P अनुपात Q क्या है। तो चलो देखते हैं भाई, 2020 से लेकर 2021 तक हम देख ही लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं वर्ष 2020 में कुल प्रकाशित पत्रिका हिंदी में, 2020 में कुल प्रकाशित पत्रिका हिंदी में कितनी है। ठीक है, 2020 कहाँ है, यहाँ पे है, हिंदी कहाँ है, यहाँ पे है, तो 20 4 24 24 4 20 4 24 24 8 32 32 4 36, कितना बन गया 36। अब 2021 में हिंदी में देख लेते हैं प्रकाशित पत्रिका कितनी है, यही तो कह रहा है ना, तो 2021 कहाँ है भाई, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे 28 6 34 34 6 40 40 10 50 2 52, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 16 का, तो यही 16 क्या है, यही 16 को कह रहा है, ये P है। ठीक है, अब चलो देखो, अब हिंदी वाला देख लेते हैं, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। 2020 में अगर इंग्लिश वाला देखने चलोगे तो कहाँ है, 24 है, 24 6 30 है, 30 6 36 है, 36 8 44 है, तो यहाँ पे तो 44 आ गया। अब 2021 वाला जरा देख लो, तो यहाँ पे 30 है, 30 10 40 10 50 10 60, तो इसमें इंग्लिश देखोगे तो 60 आ रहा है, दोनों में अंतर फिर देखो 16 का, तो ये यही इसी को कह रहा है कि ये क्यों है, तो 16 यहाँ है, 16 यहाँ पे है, कैंसिल करोगे तो 1 अनुपात 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा, तो सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो पांचों सवाल हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि मिसिंग से संबंधित था। ठीक है, तो मिसिंग सीरीज थी, मैं इसको भी इंक्लूड कर लिया है इसमें। देखो ये सीरीज है, 2 है,
12 है, 36 है और 150 है। ये बीच वाली संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको कोई ना कोई इस पे आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, वो कौन सा तरीका इसको फॉलो कर रहा है। तो जरा देखो 2 को देखोगे तो 2 आया कैसे है। 2 का मतलब क्या है समझ रहे हैं, 1 इंटू 1 इंटू 2 है बराबर 2 के, ठीक है। अब इसी प्रकार 12 को देखोगे तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 के, मतलब कि 2 दूना 4 तिहाई 12 के। इसी प्रकार आगे देखोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है, 3 त्रिक का 9 चौक 36। तो अब आगे आएगा 4 गुणे 4 गुणे 5, 4 चौक 16 पच्चे 80। तो अर्थात ये जो संख्या है ये फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर होगा। 150 को भी मैच करा लो, 5 गुणे 5 गुणे 6, 5 पच्चे 25 छक्का 150, ठीक है। तो जो 80 है ये 4 गुणे 4 गुणे 5 से आया, अर्थात इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 80 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कुछ एक फेमस स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं और उन फेमस स्कॉलर्स के नाम को हमें ये देखना है कि वो कौन सी एंशिएंट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। उनके जो नाम है जैसे रघुनाथ है, रघुनंदन है, श्री चैतन्य है, ये जो विद्वान है वो कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल स्टैटिक पॉइंट है, इस बात को अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिएगा। ये जो तीनों विद्वान हैं, ये तीनों जो स्कॉलर्स हैं वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी आप प्रेजेंट में जानते ही हैं बिहार में है, ये प्रोमिनेंट सेंटर रही है किसकी, बुद्धिस्ट लर्निंग की। पाल किंग धर्मपाल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 8th-9th सेंचुरीज के बीच में, ठीक है। तो बाकी इतनी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आप विक्रमशिला को, आप विक्रमशिला जो आपका था वो तांत्रिक के लिए भी जाना जाता है, इस बात को तो आप जानते ही होंगे। और दूसरा, इसके पहले वाले शिफ्ट में जो सवाल आपसे पूछा गया था वो ये था कि एंशिएंट बिल्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी, मतलब कि 28 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 वाले में ये सवाल पूछा गया था वो कौन सी एंशिएंट बिल्डिंग है जो कि आपकी कौन सी एंशिएंट यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो उसके जो राइट जवाब थे वो रत्न सागर, रत्न नदी और रत्न रंजक थे। हम इसको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि देखिए अब ये एंशिएंट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया था, उसके नेक्स्ट शिफ्ट वाले पेपर में तुरंत उसी से जुड़ा सवाल उसके स्कॉलर्स के बारे में पूछ लेगा। तो सवाल ऐसे बनाए जाते हैं या पेपर ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो विक्रमशिला है, जिसमें रघुनंदन, रघुनाथ और श्री चैतन्य जैसे जो विद्वान थे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए ये आपका जो सवाल है वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी टेकन टू बी ट्रू इफ द स्टेटमेंट ऑल प्लांट्स आर कॉर्निवोरस इज टेकन बी फॉल्स। कह रहा है कि ऑल प्लांट्स आर कॉर्निवोरस को अगर हम फॉल्स ट्रीट करें तो कह रहा है कि किसको सत्य माना जा सकता है। तो हमने आपको बतलाया था AEIO, ठीक है। बोला गया ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आल वाला है, तो बोला गया कि अगर इसको हम क्या मान लें, इसको हम फॉल्स मान लें तो किसको ट्रू मानेंगे। जैसे ही इसको हम फॉल्स मानेंगे तुरंत ये वाला जो स्टेटमेंट है, ओ वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आल अगर क्या है, ऑल प्लांट्स आर कॉर्निवोरस अगर फॉल्स है तो आप देखेंगे सम प्लांट्स और नॉट कॉर्निवोरस क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आप इसके हिसाब से देखेंगे तो ओनली डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा, ठीक है। ओनली डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो हमने आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में इसको दिखलाया था कि जो ऑल वाली स्टेटमेंट होती है वो ओ वाली स्टेटमेंट का अपोजिट होती है, जो आई वाली स्टेटमेंट होती है ई वाली स्टेटमेंट का अपोजिट होती है। या आप कहो कि ई वाली स्टेटमेंट आई का अपोजिट होती है और ओ वाली स्टेटमेंट ए का अपोजिट होती है। मतलब कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगी, अगर ये ट्रू है तो ये वाला फॉल्स होगा। उसी प्रकार इसको भी सोच सकते हैं, ट्रू है तो ये फॉल्स है, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। मतलब इन दोनों में एक दूसरे के बीच कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है, विरोधाभास का रिलेशन होता है, ठीक है। तो एक साथ ये कभी ट्रू नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के हमेशा विरोधाभासी होंगे, कभी ये एक साथ एक जैसे नहीं होंगे। एक जैसे ना होने का मतलब कभी ये दोनों स्टेटमेंट साथ में फॉल्स नहीं होंगे, ना ही साथ में ट्रू होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट विकल्प बना ऑल प्लांट्स आर कॉर्निवोरस का, तो इसका जो अपोजिट बनेगा, ए का अपोजिट क्या, ये ऑल वाला स्टेटमेंट है तो इसका अपोजिट सम नॉट वाला स्टेटमेंट बन जाएगा। तो सम प्लांट्स आर नॉट कॉर्निवोरस इसका राइट विकल्प है, अर्थात सी वाला विकल्प इसका राइट बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू इंटरवल रेशियो वेरिएबल। कर है कि दो अंतराल अनुपातों
या चरों के मध्य संयोजन की दृढ़ता एवं दिशा, मतलब कि कह रहा है कि डायरेक्शन को मेजर करने की बात कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने की बात कर रहा है। ठीक है, जब भी डायरेक्शन को मेजर करने की बात होती है, उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने की बात होती है, मतलब कि ये इंटरवल वेरिएबल अथवा रेशियो वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी इंटरवल और रेशियो वेरिएबल के डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को मेजर करने की बात होती है, तो वहां पे जो रूल चलता है वो पियर्सन का कोरिलेशन चलता है। ठीक है, पियर्सन का कोरिलेशन चलता है। तो जो पियर्सन का कोरिलेशन है वो उसका जो मान होता है हमको -1 से +1 के बीच में देखने को मिलता है। जो +1 है भाई, ये आपका कह सकते हो कि पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है। जो माइनस है आपका वो निगेटिव लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है। बाकी जो 0 है वो नो लीनियर रिलेशनशिप को शो अप करता है। तो जो पियर्सन का कोरिलेशन कॉफिशिएंट है या R है, वो स्ट्रेंथ और डायरेक्शंस को बतलाता है लीनियर रिलेशनशिप के मामले में। किसके किसके? इंटरवल अथवा रेशियो स्केल के जो वेरिएबल्स हैं उनकी ताकत को, उनकी दिशा को मेजर करने का काम करता है। जो रेंज हमको बतलाता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। +1 आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप और जो आपका -1 है वो निगेटिव रिलेशनशिप को शो अप करता है। तो 0 जो इंडिकेट करता है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को शो अप करता है। इसके अलावा जो स्पीयरमैन का रो है वो ऑर्डिनल डेटा या हम कहें कि नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशंस जहां देखने होते हैं वहां पे उसका उपयोग करता है। जो फाई कॉफिशिएंट है बेसिकली बाइनरी वेरिएबल्स में इसका यूज होता है। बाकी जो एटा है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप या हम कहें कैटेगोरिकल अथवा इंटरवल वेरिएबल्स के लिए इसका हम प्रयोग में ले आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा बनता है वो पियर्सन का कोरिलेशन बनता है। सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एनईपी 2020 से जुड़ा हुआ है। भारत के उच्च शिक्षा आयोग के तहत कुछ कार्य क्षेत्रों की सिफारिश की गई है। ठीक है, तो इसको तो शायद किसी को नहीं भूलता होगा। पहला तो यही है भाई, NHERC बनाई जाएगी, नैक बनाया जाएगा, HEGC बनाई जाएगी और GEC बनाई जाएगी। OLC बनाने की कोई बात नहीं है, अर्थात ABCD इसका राइट विकल्प बन जाएगा। हमने एनईपी 2020 की जो वीडियो बनाई है हायर एजुकेशन की यूनिट में बहुत अच्छे से इन सब के बारे में बतलाया भी है। ठीक है, अब देखिए ये HECI के वर्टिकल्स हैं, मतलब कि NHRC बनाने की बात है, GEC और HEGC और NAC बनाने की बात है। इसके ये 4 वर्टिकल्स है, इन्हीं को बनाने की बात की गई है। उसमें जो OLC लिखा गया था वो उसका राइट विकल्प नहीं होगा, तो ध्यान में रखिएगा। बाकी एनईपी 2020 के बारे में डिटेल अगर जानना हो तो हायर एजुकेशन के यूनिट में एनईपी 2020 वाली वीडियो देख लीजिएगा, बाकी चीजें आपको अच्छे से पता हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न नहीं होता है? कह रहा है विच इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन के कारण देखिए आपकी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है ये हो सकती हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर भी भाई नॉइज पोल्यूशन के कारण हो सकता है। इंसोमनिया भी हो सकता है, इंसोमनिया मतलब अनिद्रा हो सकती है। ठीक है, जो नहीं हो सकता है नॉइज पोल्यूशन के मामले में उसको हम बोलते हैं ब्रोंचाइटिस, इसको बोलते हैं। एक्चुअली में यहाँ गलत टाइप हो गया, थोड़ा सा ओंचाइटिस हो गया। ठीक है, ये है एक्चुअली में ब्रोंचाइटिस आप बोलो, ब्रोंचाइटिस। ठीक है, बेसिकली ये फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है जब मतलब एयर पोल्यूशन होता है, जहां पे ऐसे जान लीजिए कि आज जिसको एलर्जिकल समस्या होती है उसको भी ब्रोंचाइटिस होने की खूब सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण से ब्रोंचाइटिस नहीं होता है। आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इंसोमानिया हो सकता है, लेकिन आपको ब्रोंचाइटिस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट विकल्प होगा वो फर्स्ट वाला बन जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंपोनेंट बैडग्ले ओरिजिनल वर्किंग मेमोरी मॉडल इज इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ प्रेसिंग द कीज ऑफ कीपैड इन द क्लॉकवाइज पैटर्न। कह रहा है भाई जो बैडले का मूल कार्यशैली या कि बैडले का जो स्मृति मॉडल है उस मॉडल के अनुसार कोई बच्चा अगर कोई व्यक्ति कुंजी पैड या कुंजियों को मतलब कि वामावर्त या हम कहें कि दक्षिणावर्त पैटर्न में दबाने का कार्य कर रहा है तो उसको आप किस श्रेणी में रखोगे। ठीक है, तो ये जो बैडले की कार्य स्मृति मॉडल है उस स्मृति मॉडल में एक मॉडल मतलब एक टाइप की बात की गई जिसको हम विजुअल स्पेशल स्केच पैड बोलते हैं। ये जो विजुअल स्पेशियल स्केच पैड होता है इसमें चीजों को हम विजुअलाइज तरीके से समझते हैं। ठीक है, चीजों को हम विजुअलाइज तरीके से समझते हैं। जैसे आप अपने कमरे में जाते हो तो अपने कमरे का जो प्रारूप है आपको पता होता है, तो आपके माइंड में एक आकृति बनती है। यहाँ पे हमारा स्टडी टेबल है, यहाँ पे हमारी बेड लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी अलमारी खड़ी है, यहाँ पे हमारा बोर्ड लगा है। वो माइंड में आपके एक इमेज तैयार हो जाती है, उस इमेज के आधार पर आप काम करते हैं, ना कि हर चीज आपको विजुअलाइज नहीं। जैसे आप मान लो लाइट ऑफ है आप लेकिन फिर भी अपने कमरे में बहुत आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि कमरे का जो प्रारूप है
कि आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट होता है। उसी प्रकार अगर आप कीपैड को प्रेस कर रहे हो, आप चाहे लेफ्ट जा रहे हो चाहे राइट जा रहे हो, अब वो आपकी जो फिंगर है वो आपकी और कीबोर्ड की जो इमेज है आपके माइंड में पूरी तरीके से फिट है, आपका हैंड मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो मूव ऑन कर रहा है। तो जो विजुअल स्पेशियल स्केच पैड है, ये जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी में चीजें दृष्टिगत होती हैं, चीजें विजुअल होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा इस तरीके की गतिविधि कर रहा है, इस तरीके के पैटर्न में कीज को प्रेस कर रहा है, तो उसको विजुअल स्पेशल स्केच पैड बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो बैडले का जो कार्यशील या स्मृति मॉडल है, जिसको विजुअल स्पेशियल स्केच पैड कहा जाता है, वो बिल्कुल दृश्य होता है या स्थानिक जानकारी को वो प्रोसेस करता है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह के पैटर्न में बटन को दबाता है या स्थानिक स्थिति या दिशा को याद कर रहा होता है, तो इसको हम विजुअल स्पेशियल स्केच पैड के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो विजुअल स्पेशियल स्केच पैड है, ये जो मेमोरी का वर्क है, वो बेसिकली वो चित्रों की कल्पना करता है, स्थानिक संबंधों को समझने का प्रयास करता है। जो विजुअलाइज चीजें होती हैं उनको मेमोराइज करने में ये जो मेमोरी होती है वो मदद करती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये उदाहरण हमने दे दिया, आप इसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो विजुअल स्पेशियल स्केच पैड है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कई बार इसको पढ़ाया है हमने। की लॉगर शॉर्ट फॉर्म ऑफ की स्ट्रोक लॉगर इज अ टाइप ऑफ साइबर थ्रेट। सही बात है। की लॉगर्स है वह साइबर थ्रेट 1 टाइप का है कि वो कौन से टाइप का साइबर मतलब की खतरा है। तो की लॉगर्स को हमने कई बार बताया, जो की लॉगर्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो आप कीबोर्ड की जितनी भी बटनें दबाते हैं उस बटन्स को प्रेस करने के तरीके को वो रिकॉर्ड करके सामने वाले को भेज देते हैं। कुल मिला के कहें तो ये जो की लॉगर्स होते हैं वो स्पाईवेयर का रूप होते हैं, तो इनको आप की लॉगर्स को स्पाईवेयर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो की लॉगर क्या है? एक स्पाईवेयर है। अगर वॉर्म की बात करेंगे तो वॉर्म क्या होता है भाई? वॉर्म एक प्रकार का आप कह सकते हो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि खुद को रेप्लिकेट करता है। ये क्या करता है? सेल्फ को रेप्लिकेट कर लेता है। लेकिन जो वायरस होता है वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, मतलब कि वायरस अपनी संख्या खुद नहीं बढ़ा पाता है, लेकिन जो वॉर्म होता है वो अपनी संख्या खुद बढ़ा लेता है। और जो आपका ट्रोजन हॉर्स होता है ये क्या करता है? ये कीलॉगर्स को कैरी करता है कुल मिला के कहें तो, लेकिन इसको आप मतलब कि स्पाईवेयर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन वायरस है, ये इन्फेक्ट करता है फाइल को, प्रोग्राम को, बट ये क्या करता है कि ये खुद की संख्या को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। बस इतनी बातें यहां से ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस वार्मिंग गैस। हमने आपको ग्रीन हाउस गैस बताते वक्त हमने आपको डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस और इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी बतलाया था, ठीक है। तो अगर इसको देखेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस देखिए CH4 डायरेक्ट है, N2O डायरेक्ट है, ठीक है। ये दोनों डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसें हैं। बाकी A और आपकी NO2 और CO ये इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आप देखेंगे BCE इसका राइट विकल्प बन जाएगा। है किसी में? हाँ, BCE इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या है आपको पता ही है, ठीक है। डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं भाई? जो क्या करती हैं, जो पृथ्वी को सीधे तौर पर क्या करती हैं, निकलने वाली उष्मा को वो रोकती हैं और आपके पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट का माहौल है या इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, हीट करने में मदद करती हैं। वो कौन सी है? CO2 है, CH4 है, N2O है, O3 है। वाटर वेपोर्स को भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसें हैं। बाकी इनडायरेक्ट में आओगे CO है, NO, NO2 और VOC जो होती हैं, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसें हैं, क्योंकि ये खुद उष्मा को नहीं रोकती हैं, लेकिन वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से ओजोन या अन्य ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाती हैं। जब ओजोन या अन्य ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाएंगी तो वो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है? बढ़ाती है, मतलब कि हीट को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है। तो जो पृथ्वी का आंतरिक तापमान होता है वो बढ़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इस घटना को हम जिस कारण से ये ऐसा होता है उसको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोला करते हैं। तो डायरेक्ट एंड ग्रीन हाउस, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज CO2 है, CH4, N2O, O3, ठीक है, वाटर वेपोर, बाकी CO, NO, NO2, VOC। याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में आपके पूछा गया है, ठीक है। Which of the following स्वयं प्रभा चैनल्स आर द डेडिकेटेड इन द हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन के कुल 40 चैनल हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो एक ये विकल्प है, इसीलिए तो इसको कैंसिल कर दिया है। मतलब 1 से लेके 40 तक, ठीक है, 1 से लेके 40 तक सभी के सभी चैनल हायर एजुकेशन से ही हैं। हायर एजुकेशन के कुल 40 चैनल हैं स्वयं प्रभा की लिस्ट में, जिसमें 1 से लेके 10 तक देखेंगे तो 1 से लेके 10 तक के जो चैनल को हैंडलिंग करता है कौन करता है? CEC क्या करता है, ठीक है। इसके लिए हमने आपको तरीके भी बतलाए थे, आप उसको याद कर लीजिएगा। VSP, SPV, KE, KA
ESD 10 तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, बाकी 40वां आपका ब्यास है जिसको यूजीसी अथवा सीईसी हैंडल करता है। बाकी चीजें आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 16 है, नॉन फ्यूल है, अल्टरनेटिव फ्यूल है, नॉन कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स है एंड इमर्जिंग फ्यूल्स है। अब देखो इमर्जिंग फ्यूल्स के लिए आप तुरंत सेकंड की तरफ जा सकते हो भाई। उभरता ईंधन कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ही तरफ देखा जा रहा है तो ये डी का सेकंड है। बाकी गैर ईंधन की तरफ चलोगे तो ए का तो फर्स्ट, ए का थर्ड हो जाएगा। पवन शक्ति क्या है? नॉन फ्यूल की कैटेगरीज में आता है क्योंकि उसमें कोई फ्यूल की तो आवश्यकता है नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप वैकल्पिक ईंधन को देखोगे तो वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोडीजल को डिनोट किया जाता है। बाकी गैर पारंपरिक जीवाश्म ईंधन कौन सा है? आपका सीएनजी है, पारंपरिक नहीं है, गैर पारंपरिक है। तो ये 4 की तरफ हम चलेंगे तो इसका जो राइट विकल्प बन जाएगा वो डी वाला विकल्प इसका राइट विकल्प बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला सवाल तो शायद किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो इसको, अच्छा 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी पढ़े होंगे वहां से पढ़ते आए होंगे इसको। करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, करेक्ट निम्नलिखित अवधारणाओं को आपको सही क्रम में करना है। तो कह रहा है कि ये आपका वर्चुअल कम्युनिटी है, साइबर कल्चर है, गोइंग डिजिटल है, टेली कंप्यूटर है और इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर है, ठीक है। आपको इसको मतलब कि एक फ्लो में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो टेली कंप्यूटर आएगा, आना चाहिए यही। तो डी वाला विकल्प ही इसका राइट विकल्प बनना चाहिए, DACEB इसका राइट विकल्प बनेगा। पहला टेली कंप्यूटर, फिर वर्चुअल कम्युनिटी, फिर गोइंग डिजिटल, मतलब कि 95 के बाद की बात जब इंटरनेट खूब चलने लगा, फिर इंटरनेट इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर, फिर साइबर कल्चर की अवधारणा आई। तो टेली कंप्यूटर का मतलब है कि पहले भाई ये इंटीग्रेशन पॉसिबल हुआ, टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से डिजिटल कम्युनिकेशन होने लगा। फिर वर्चुअल कम्युनिटी तैयार हुई 1980 1990 तक, इंटरनेट खूब डेवलप हुआ तो वहां पे इंटरेक्शन पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। फिर गोइंग डिजिटल, बीइंग डिजिटल का मतलब क्या है भाई? इंटरनेट खूब पॉपुलराइज्ड हुआ, ठीक है। इंटरेक्टिव मीडिया जब भाई आप 90 के बाद या 2000 तक, 2005 फेसबुक वगैरह आने लगे तो जाके खूब इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर, आप लोग वीडियो बनाए अपलोड किए, फोटो बनाए अपलोड किए फेसबुक पे, ठीक है। तो ये सारी गतिविधियां, फिर अब लास्ट में चल के साइबर कल्चर की बात है भाई। ये क्या है? ये ब्रॉडर कल्चरल है, इंपैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट विकल्प बनेगा DACEB इसका राइट विकल्प बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टीचर्स 1976। देखिए बहुत रेयर में ये सवाल पूछा जाता है या पूछा गया है, ठीक है। हमें नहीं लगता कि फिर से रिवाइज होने की बहुत संभावनाएं इसकी होंगी। ये 1976 में अनुशंसाएं हुई थी, ठीक है। तो कहा गया कि शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को सीमित रखने की बात, ये बातें नहीं हुई थी। विश्वविद्यालयों द्वारा सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के लिए अल्पकालिक पाठचर्या को मान्यता देने की बात की गई। भाई आप उनके लिए क्या करिए, पार्ट टाइम भी व्यवस्था कर दीजिए। कहा गया कि सेवारत शिक्षकों के लिए पत्राचार पाठचर्या से जोड़ा जाए। नहीं भाई, जो सेवारत शिक्षक थे, जो सेवारत शिक्षक थे उनको करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन नहीं देने की बात की गई थी। भाई उनको करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन नहीं दिया जाए, ठीक है। दूसरा, टेलीविजन, फिल्मों और अन्य प्रौद्योगिकी सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाए। ये भी बात सही है कि भाई उनसे कहा गया कि आप इन सब का प्रयोग करके भाई उनको और जल्दी आप तैयार कर सकते हो। दूसरा है, क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ एक्सटेंशन सर्विस इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है। कह रहा है कि सेवारत शिक्षकों के लिए विस्तार सेवाओं का नेटवर्क का निर्माण किया जाए। तो ये भी बात सही है, अर्थात बी, ए तो गलत हो गया, फाइनल है, और सी भी गलत होगा क्योंकि जो सेवारत शिक्षक थे उनको कहा गया उनको पाठचर्या वाली मतलब पत्राचार के माध्यम से उनको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद 1976 में इस बात की रिकमेंडेशंस की गई थी, ठीक है। तो आप देखेंगे तो सी तो गलत हो गया, बी डी ई इसका राइट विकल्प होगा, अर्थात फोर्थ वाला विकल्प इसका सिनरेशन, ठीक है। मतलब कि अपशिष्ट से ऊर्जा भस्मीकरण का मतलब है कि हम कचरे से जब ऊर्जा का निर्माण करते हैं, कचरे से जब हम बिजली का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये उसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछा गया कि भाई एनर्जी इंसिनरेशन का मतलब है कि वेस्ट से जब हम एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, ऊर्जा को जनरेट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि भाई इसमें पहले हम क्या करते हैं, डुअल पर्पज, मतलब क्या है कि म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट का निपटान का मतलब क्या है कि भाई इसको हम क्या करते हैं, एक तरफ से उसको डिस्पोजल करने का प्रयास करते हैं। फिर इसमें क्या, इसमें फ्लाई एश का उत्पादन होता है, ये भी सही है भाई। तली भाई भस्म का उत्पादन होता है। सिंपल सी बात है भाई, बहुत सारे कचड़े होते हैं तो उन सबको जब मतलब कि बर्न किया जाता है तो उससे भाई इस तरह की गतिविधियां हमको देखने को मिलती हैं। दूसरा, इसमें उच्च स्तरीय विषैला वायु प्रदूषक, भाई बहुत सारे कचरे होते हैं, अलग अलग प्रकार के कचरे होते हैं, भाई उनको जब जलाया जाता है तो उसमें वायु प्रदूषक भी निकलते हैं, डायऑक्सिन्स वगैरह निकलती हैं। इसमें सीसा, पारा जैसी विषैली धातुएं भी उत्पन्न होती हैं, बात सही है। अर्थात ABCDE इसका राइट विकल्प बनेगा। जब हम वेस्ट से क्या करते हैं, एनर्जी बनाने का काम करते हैं, तो ये सारी गतिविधियां हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो राइट विकल्प ABCDE बन जाएगा, ठीक है।
अब देखेंगे वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन का मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कचरे को जलाकर हम ऊर्जा बना रहे होते हैं, ऊर्जा मतलब बिजली बना रहे होते हैं या गर्मी उत्पन्न कर रहे होते हैं। बेसिकली इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम उसको मतलब लैंडफिल करते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, उसकी अपेक्षा ये ज्यादा कुशल है। आप नहीं कह सकते हो कि पूरी तरीके से प्रदूषण से मुक्त है, लेकिन लैंडफिल की जो विधियां हैं इसको दफन करने की, उसको मतलब कि मतलब कि आपके जैसे शहर में कचरा जो होता है, कचड़े को अब एक तरह जमा कर दिया जाता है, उससे अच्छा है कि उसको लैंडफिल कर दिया जाए, और लैंडफिल से अच्छा है कि उसको जलाकर उससे ऊर्जा जनरेट की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे वेस्ट को जलाया जाता है, जलने से पानी गर्म किया जाता है, भाप बनती, भाप से टरबाइन घुमाई जाती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है, या अनेक प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं और जिससे हम कचरे की मात्रा को 85% तक कम कर सकते हैं। लैंडफिल की तुलना में कम प्रदूषण करता है, संसाधनों की पुनर्प्राप्ति का अवसर हमको देता है। तो ये सारी गतिविधियां होती हैं, लेकिन ये सारी गतिविधियां, ये वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन ये ऐसे ही सक्सेस नहीं हो जाएगा। इसके लिए भाई रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा के जो संसाधन है उन सबको अगर मिला के उपयोग किया जाए तो इसको हम संतुलित और टिकाऊ समाधान के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट विकल्प आपने देख लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, आईसीटी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। अब देखिए ऐसे सवाल के लिए तो फैक्ट हमने आपको दिया ही है, ठीक है, आप उसको याद कर लीजिएगा। इस वाले पीपीटी में मैंने एड ऑन नहीं किया है, बाकी इसके पहले के जहां भी आईसीटी के ये वाले सवाल आए थे मैंने एड ऑन कर दिए। बाकी अगर आईसीटी की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे स्टोरेज वाले यूनिट में हमने वहां भी बतलाया है। ठीक है, देखो यहाँ पे किलोबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, मेगाबाइट है। ठीक है, अब देखो सबसे यूनिट छोटी किलोबाइट है और इसमें देखो सबसे छोटी यूनिट कौन है, 8000 बाइट है। तो सबसे छोटी को छोटी से मिलाई दो, एक को थर्ड आप दे दो। ठीक है, अब 8000 बाइट हो गया। अब देखो दूसरे नंबर पे मेगाबाइट है। अब मेगाबाइट को देखो किधर जाएगा, मेगाबाइट का मतलब क्या है कि हजार के बाद बिलियन, मिलियन और ट्रिलियन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो मेगाबाइट है, मेगाबाइट का मतलब क्या है, मेगाबाइट का मतलब ये है कि मिलियन बाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड। बाकी गीगाबाइट का मतलब हो गया कि बिलियन बाइट्स। ठीक है, और टेराबाइट का मतलब हो गया 4 ट्रिलियन बाइट। ठीक है, तो 4 ट्रिलियन बाइट ये सेकंड हो गया। इस हिसाब से देखेंगे तो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट विकल्प बन जाएगा। आसानी से आप इससे अगर करते तो इल्यूमिनेशन बहुत आसानी से करके भी इस तक आप जा सकते थे। ठीक है, तो इस क्रम को भी अगर आप याद रखेंगे तो आराम से काम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि हजार के बाद मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकल इक्विवेलेंट से सवाल देखिए पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि कौन तार्किक रूप से समतुल्य है। कह रहा है कि नो स्क्वायर इज सर्किल, ठीक है, नो स्क्वायर इज सर्किल। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सम स्क्वायर्स आर नॉट सर्किल। तीसरा कह रहा है सम नॉन स्क्वायर्स आर नॉन, मतलब सम नॉन सर्किल्स आर नॉट नॉन स्क्वायर्स, देयर इज नो सर्किल। देखो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बी सी ही इसका राइट विकल्प बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सम स्क्वायर्स आर नॉट सर्किल्स। आप इसको ऑब्वर्जन की कैटेगरी में रख सकते हो, ऑब्वर्जन। और ये देखो यहाँ भी नॉन लगा है, यहाँ भी नॉन लगा है, ये आपका कंट्रापोजिशन है, ये आपका कंट्रा पोजीशन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑब्वर्जन में तो चारों स्टेटमेंट का कन्वर्जन होता है, लेकिन आपके कंट्रा पोजीशन में केवल 2 स्टेटमेंट का कन्वर्जन होता है, और जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन में भी केवल 2 स्टेटमेंट का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो जब हम कंट्रापोजिशन करते हैं तो कंट्रापोजिशन में तो वर्जन तो चेंज होते ही है, वर्जन के साथ साथ में सब्जेक्ट के साथ में भी हम प्रेडिकेट जोड़ते हैं, नॉन जोड़ते हैं, और सॉरी सब्जेक्ट के साथ भी हम क्या जोड़ते हैं, नॉन जोड़ते हैं, और प्रेडिकेट के साथ भी हम क्या करते हैं, नॉन जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे सम स्क्वायर्स आर नॉट सर्किल्स था, तो यहाँ पे जरा देखोगे, ये देखो ये प्रेडिकेट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो ये जो प्रेडिकेट था वो सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। तो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इंटरचेंज करते ही प्लस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ दोनों में नॉन लगाते हैं। जब ऑब्वर्जन पे जाओगे तो ऑब्वर्जन में केवल प्रेडिकेट के साथ नॉन लगाते हैं, वहां पे वर्जन की चेंजिंग नहीं होती है। तो ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बी एंड सी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। ये देखिए यही है ऑब्वर्जन है, इसमें वर्जन का इंटरचेंज होता है, ऑल का नो के साथ, सम का सम नॉट के साथ, प्लस हम प्रेडिकेट में क्या करते हैं, नॉन जोड़ देते हैं। प्रेडिकेट के पहले हम क्या करते हैं, नॉन जोड़, जैसे ऑल डॉग्स और ब्लैक है, तो इसका जो मतलब कि लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा नो डॉग्स और नॉन ब्लैक। ठीक है, और जब ऑब्वर्जन की बात होगी तो नो डॉग्स और ब्लैक है तो ऑल डॉग्स और नॉन ब्लैक, सम डॉग्स और ब्लैक है तो सम डॉग्स और नॉट नॉन ब्लैक। ठीक है, प्रेडिकेट के आगे आपको नॉन एड ऑन करना है, सम डॉग्स और नॉट ब्लैक है तो सम डॉग्स आर नॉन ब्लैक हो जाएगा। अब तो ये ऑब्वर्ज की कंडीशन है, लेकिन जैसे ही आप कंट्रापोजिशन में आएंगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और दूसरा सब्जेक्ट के साथ भी हम नॉन लगाएंगे और प्रेडिकेट के साथ भी हम नॉन लगाएंगे, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे है, यही स्टेटमेंट था ना आपका कि सम यस इज नॉट पी। ठीक है, यहाँ पे देखो सम यस इज नॉट पी, यही था, यही मान के चलो यही था,
और जब इसको आप कंट्रापोजिशन करोगे, अब देखो विकल्प में तो ये वाला विकल्प था नहीं, सम डॉग्स आर नॉन ब्लैक, ऐसा कोई विकल्प था नहीं, तो हमें कंट्रापोजिशन की तरफ जाना पड़ा कि सम नॉन पी इज नॉट नॉन एस। तो सब्जेक्ट के आगे भी नॉन लगा है और प्रेडिकेट के आगे भी नॉन लगा है, प्लस देखो यहाँ पे यस था सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे प्रेडिकेट पी था, लेकिन पी यहाँ पे देखो सब्जेक्ट बन गया और यस बन गया है आपका प्रेडिकेट। तो मतलब कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इंटरचेंज होता ही, प्लस प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के आगे भी नॉन और प्रेडिकेट के आगे भी नॉन एड ऑन हो जाता है। बाकी बहुत डिटेल में जाना है तो लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, वहां पे हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत अच्छे लॉजिकल इक्विवेलेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये क्रैक्स है, तो आल की स्टेटमेंट को देखोगे, अगर कन्वर्स को देखोगे तो कन्वर्स में आल और सम नॉट, आल और सम नॉट आप कर सकते हो कि ए टाइप की और जो ए ई आई ओ जो ओ टाइप की स्टेटमेंट होती है उसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, और जैसे आप कंट्रापोजिशन में जाओगे तो इसका अपोजिट है, तो आल और सम नॉट का नहीं होता है, तो इसमें सम नो और सम का नहीं होता है, बाकी इसका होता है, तो कन्वर्स का उल्टा कंट्रापोजिशन होता है। बाकी ऑब्वर्स जो होता है, ऑब्वर्स में चारों के मतलब कि लॉजिकल इक्विवेलेंट पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्स करने का मतलब था कि कन्वर्स की स्थिति में जो आल टाइप की स्टेटमेंट होगी और सम नॉट टाइप की जो स्टेटमेंट होती है उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट पॉसिबल नहीं होता है, केवल नो की और सम की पॉसिबल हो पाती है। ऑब्वर्स में चारों की चारों स्टेटमेंट, कंट्रापोजिशन पे आओगे तो केवल ऑल और सम नॉट की हो पाती है, बाकी दोनों की नहीं हो पाती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी आलोचना समाचार मीडिया को मूर्ख बनाने के लिए की गई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड द फूलिंग द न्यूज मीडिया, देखो लिखा है वेदर ब्रॉडकास्टिंग जर्नल्स कमर्शियल प्रोसेस टेलीविजन, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा अगर किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है तो टेलीविजन के किया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें को बता देते हैं, सही चीज को गलत बता देते हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ होता है। जैसे आप न्यूज देखते हो तो न्यूज में जितनी बातें बताई जाती है क्या सारी बातें सही ही होती हैं? बिल्कुल नहीं सही होती, बहुत ज्यादा उसमें तोड़ मरोड़ होता है। अभी देखो लास्ट में सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो सब लोग कराची तक पहुंच गए और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गए, लेकिन हुआ क्या, तो केवल भारत के जो पास वाले क्षेत्र थे वहीं पे उनको बमबारी करके जो उसके ठिकाने वगैरह थे उसी को खत्म किया गया। तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ये लोग, कुछ भरोसा नहीं होता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज टेलीविजन हुआ करता है। टीवी पर कई बार जो होते हैं समाचार को बहुत सरल या मनोरंजक बना दिया जाता है ताकि लोग उसको ज्यादा देखें, मतलब कि जो उसमें ऑथेंटिसिटी है, जो फैक्ट्स है, उन सबको हटा के उसको एंटरटेन बना दिया जाता है। ऐसा किस लिए करते हैं, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ऐसा करते हैं, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। इसी को कहा जाता है कि भाई डम्बिंग डाउन होना, इसी को बोला जाता है डम्बिंग डाउन होना, ठीक है। मास मीडिया वर्तमान में किसका बृहद प्रयोग करते हैं, वाइड स्प्रेड ऑफ मास मीडिया इज प्रेजेंट द, अब भाई कौन करते हैं आपको पता है, कॉर्पोरेट पावर वाले सबसे ज्यादा मास मीडिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पावर, लेबर पावर, इकोनॉमिक पावर नहीं, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट शक्ति ही इसको सबसे ज्यादा प्रयोग करती है। जैसे देखो एनडीटीवी को खरीद कौन लिया पता ही ना आप लोगों को, तो अब जान लो क्या हो रहा है, तो कॉर्पोरेट इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन है, आपको मैच कराना है इस सवाल को, ठीक है, इस सवाल को मैच कराना है। देखो अब एनी बेसेंट है, तो एनी बेसेंट को आप नैतिक शिक्षा से ले आ सकते हो, तो ये थर्ड है, ये तो पता चला थर्ड है, तो ए का थर्ड, बी का थर्ड है, तो ये खत्म करो, ये खत्म करो। अब देखो लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1901 का सुधार आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो उच्च शिक्षा में इन्होंने सुधार करने की बात की गई 1882 के बाद, तो जो सुधार देखने को मिला था वो लॉर्ड कर्जन का ही देखने को मिला था, तो उच्च शिक्षा में सुधार करने की बात हुई तो सी को आप चौथा की तरफ ले जा सकते हो, अगर बी का थर्ड है और सी का चौथा है, बी का थर्ड है सी का चौथा, देखो बी का थर्ड और सी का चौथा, तो बी का थर्ड सी का चौथा, बी का थर्ड सी का चौथा भी ये बचा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद चलो लॉर्ड डलहौजी के पास चलोगे और लॉर्ड ऑकलैंड के पास चलोगे। ऑकलैंड ये जो प्राच्य शिक्षा का समर्थन करने की बात कब थी, ये 1835 के आसपास थी ना, तो उस समय लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया था, प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया था। आप इसको फर्स्ट की तरफ ले जा सकते हो, तो डी का फर्स्ट होगा, तो डी के फर्स्ट होने से जो बी वाला सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी इन सब के बारे में डिटेल जाना है हायर एजुकेशन की यूनिट में जाके आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया और समझाया है, ठीक है। और बाकी जो आपकी लॉर्ड डलहौजी हैं वो साहब चल जाएंगे आपके तकनीकी शिक्षा की तरफ, ठीक है। तो इसका जो सेकंड वाला विकल्प है वो राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को एनटीए ने कैंसिल कर दिया था, तो हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। देखो इफ के को के इज कोडेड एज 20, के को किससे कोड किया गया है 20 से, देखो सी का कितना है 3 है, ए का 1 है, के का कितना हो जाएगा, ई का 5 हो गया, 3 1 4 और 4 5 9, के का कितना है 11 है,
तो ये हो गया 20, ठीक है। तो फेल को कह रहा है फेल, तो ये फेल कितना हो जाएगा, फेल का 6 1 9 12, मतलब 6 1 7 9 16 12 28, ठीक है, ठीक तो है। तो अब फर्स्ट का देख लो, फर्स्ट का क्या होगा, एफ आई आर एस टी, एफ का 6 है, आई का 9 है, आर का 18 है, एस का 19 है, टी का 20 है। तो अब जरा देखो भाई, 20 18 38 होता है, 38 और 9 47 होता है, 47 6 होता है 53, और 53 9 होता है 72, 19 होता है 72, ठीक है। तो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसके अल्फाबेटिक वैल्यू से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बच्चों को याद नहीं रहता, जब उनको रफ शीट मिलती है तो वो ए बी सी डी ई एफ जी एच प्लस 1 2 3 लिखते हैं, तो इससे इनका होता तो ठीक है, लेकिन समय लॉस होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइडेंटिफाई द मेन फोकस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बहुत बार पढ़ाया है हमने। जनरलाइजेशन की बात कहाँ पे होती है, जनरलाइजेशन की बात क्वांटिटेटिव में होती है, तो इस विकल्प को काट दो। डिस्क्रिप्शन भाई होता है क्वालिटेटिव में, स्पेशल एम्फेसाइज कॉन्टेक्स्ट बेसिस यहाँ पे काम होता है क्वालिटेटिव में, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्वालिटेटिव में। तो ए को हटा दो, बाकी बी सी डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा, ठीक है, बी सी डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज हैं वो आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं, सब्जेक्टिविटी की बात करती है, कॉन्टेक्स्ट की बात करती है, आपके थ्योरी जनरेशन की बात करती है, ठीक है। ये जनरलाइजेशन की बात नहीं करती, केवल थ्योरी को जनरेट करने की बात करती है, तो थ्योरी बनाने की बात करती है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, ये सब जो टर्म है आपके क्वालिटेटिव से जुड़े हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉडकास्ट फर्स्ट मीडिया एज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एरा। कह रहा है कि भाई फर्स्ट मीडिया एज का जो जो करेक्टरिस्टिक्स है आप उसको बतलाएंगे। जो फर्स्ट मीडिया एज था वो बिल्कुल ट्रेडिशनल था, क्या था, ट्रेडिशनल था, पारंपरिक था। तो पारंपरिक होने के नाते ये डिसेंट्रलाइज तो नहीं था, आप कह सकते हो कि ये सेंट्रलाइज था, तो ये विकल्प तो कट जाएगा। देखो ए अगर कट गया तो इसको भी हटा दो, इसको भी कटा दो, ठीक है। अब देखो वन वे कम्युनिकेशन एकदम कंफर्म था, ट्रेडिशनल था तो वन वे कम्युनिकेशन था, एक तरफा संचार होता था, मेनी वे नहीं होता था। अगर सी कट गया तो सी को देखो, सी कट गया तो अब ये दोनों बचे थे तो इसको हटा दो, तो अब ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को इल्यूमिनेट करके सवालों तक आराम से आप जा सकते हैं, अर्थात बी डी ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो फर्स्ट मीडिया एज से संबंधित मैंने की कॉन्सेप्ट सीरीज करके एक वीडियो, एक सीरीज मैंने लाई थी, उसमें फर्स्ट मीडिया एज और सेकंड मीडिया एज को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, मैंने यहाँ भी स्लाइड ऐड कर दी है। जो फर्स्ट मीडिया एज है वो डोमिनेटेड होता है किससे, ट्रेडिशनल मास मीडिया से, लाइक प्रिंट रेडियो टेलीविजन, इन सब से, जो कि वन वे कम्युनिकेशन मीडियम को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो ऑडियंस होता है वो पैसिवली कंज्यूम करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, रेडियो टेलीविजन, ठीक है, और बाकी आप देख ही रहे हो। सेकंड मीडिया एज पे जाओगे तो ये करंट डिजिटल एज है, जहाँ पे इंटरनेट और इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम कंटेंट को शेयर करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो मेनी वे आप कह सकते हो, उसी को डोमिनेटेड जो है वो क्या है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, डिजिटल डिवाइसेज हैं, इंटरेक्टिव मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट्स होते हैं, फेसबुक ट्विटर वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह क्या है, वो सब यूजर जनरेटेड कंटेंट के उदाहरण ही है, यूट्यूब उसी का उदाहरण है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पे क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन हम आसानी से कर पाते हो, तो ये सेकंड मीडिया एज ग्रुप की पहचान है। तो बाकी देखो फर्स्ट मीडिया एज, सेकंड मीडिया एज, ट्रेडिशनल होती है, वन वे होती है, सेंट्रलाइज होती है, प्रोफेशनल होती है, पैसिव होती है, रिसीवर्स के मामले में एनालॉग होती है, एनालॉग का मतलब एक क्रम से ही चलती है, डिजिटल नहीं है, मिनिमल रोल होता है, ठीक है, इंटरेक्टिविटी का लिमिटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीविजन रेडियो न्यूज़पेपर इन सब इसके उदाहरण है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बाकी उत्तर तक तो आप पहुंच ही गए हैं, आप देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट ऑन देखो, ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से सवाल पूछा गया, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ना। देखो 0.1 है, 5.5 है, 55.5 है, 0.5 है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत परेशान होगे। देखो ये मल्टीप्लाई करने के लिए सवाल ही नहीं दिया गया है, देखो जरा, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पे एक भी एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पे भी एक अंक पे, यहाँ पे भी एक अंक पे, मतलब जो उत्तर आएगा उत्तर में 4 अंक पे दशमलव लगा होगा, 4 अंक पे दशमलव लगा होगा। तो जरा देखो भाई 4 अंक पे दशमलव कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है, तो यही इसका राइट विकल्प है, अर्थात पहले का चौथा है, पहले का चौथा है। तो जरा देखो सब खत्म हो गया, अच्छा 2 बचा है, ये खत्म ये खत्म, पहले का चौथा है। अब देखो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, 2 2 4, 2 6 2 8, 8 अंक पे दशमलव देखो कहाँ पर है, बस उसी को पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, यही इसका राइट विकल्प है। तो बी का तो फर्स्ट हो गया, तो मतलब ए का 4 बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट, देखो ये वाला मिल गया और यही इसका राइट विकल्प है, सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए सवाल था ही नहीं, अगर आप मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके सवाल कंफर्म है छूट जाएंगे, तो आप इसी के हिसाब से इसको मिला के टिक कर दीजिए, यही आपका राइट आंसर भी है, इसको गुणा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीएमई
पीएम विद्या, अच्छा पीएम विद्या, ठीक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य आपसे पूछा गया है। कई बार पीएम विद्या के बारे में हमने हायर एजुकेशन की यूनिट में पढ़ाया भी है, टॉप 50 वाली सीरीज में भी पढ़ाया है, ठीक है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक, नहीं भाई, पीएम विद्या में फ्री टेक्स्ट बुक का कोई अवधारणा नहीं है। सपोर्टिंग मल्टीपल एक्सेस मेथड टू डिजिटल पब्लिक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग कंटेंट, ये बात सही है भाई कि ये वहां भी व्यवस्था करने का मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है जहां पे स्टेबल इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। तो अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप स्टूडेंट टू हाई मार्क्स, नहीं भाई, इससे भी इसका कोई लेन देन नहीं है। टू हेल्प एंड यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, सही बात है भाई। वो क्या करता है भाई, सोचता है कि भाई यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी हो सके, जो भी चाहे वो उसको एक्सेस कर सके पीएम विद्या को। कैसे एक्सेस कर पाएगा भाई, एक तो जिसके पास इंटरनेट है वो एक्सेस करेगा, जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो भी एक्सेस कर पाए, ठीक है। बेनिफिट्स लर्नर रिमोट एरियाज वेयर स्टेबल इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, जहां पे स्टेबल इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहां पर भी ये सुविधा प्रदान करने का काम करता है। तो सी को हटाओगे तो बी डी ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो इस हिसाब से इल्यूमिनेट करके चीजों को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। देखो पीएम विद्या की बात है, ये सपोर्ट करता है यूनिकनेस को, बेनिफिट लर्नर्स को, रिमोट एक्सेस मतलब जहाँ पे इंटरनेट नहीं है वहां पर भी वो उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। मल्टी मॉडल अप्रोच है, डिजिटल लर्निंग कंटेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी एक्सेस करना चाहो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, अ सम ऑफ डिपॉजिट, बैंक में जमा की गई कोई राशि 2 वर्षों में 1008 रुपए, 3.5 वर्षों में 1164 रुपए हो जाती है। तो बैंक में जमा राशि वार्षिक ब्याज दर पता लगाएं। ये देखो 1008 रुपए 3.5 वर्षों में, ठीक है, अच्छा 2 वर्षों में 1008 रुपए हो जा रही है, एवं 3.5 वर्षों में 1164 रुपए हो जा रही है। मतलब कि यहाँ से 2 और 1 3, मतलब कि 1.5 वर्ष का तो आपको पता चल सकता है। 1.5 वर्ष का जो अमाउंट बढ़ रहा है, अगर आप 1164 में से आप 1008 निकाल दोगे, 14 में 60 गए 6 5 और 1, मतलब 156 रुपए। 1.5 का मान कितना है, 156 है। तो 2 का मान अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, दशमलव हटाओगे इधर 0 बढ़ाओगे तो 15 1 के 15 होगा, 15 चौका 60, मतलब कि 2 का मान 208 बन गया। 2 वर्ष का मान 208 है, 2 वर्ष का मान 208 है। ये क्या है, एक्चुअल में ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है ये 208 रुपए। अब मूलधन आप निकाल लो, मूलधन जब निकालने जाओगे तो 1008 में से आप क्या करोगे, 1008 में से कितना निकाल दोगे, 208 रुपए निकाल दोगे। तो 208 निकालोगे 0.28, मतलब कि 800 रुपए तो मूलधन हो गया, 800 रुपए मूलधन हो गया। अब ब्याज दर आपको निकालनी है, रेट आप कैसे निकालते हो, करते हो ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, मतलब कि 208 गुणे 100 करते हो, प्लस मूलधन करते हो, मूलधन गुणे समय, समय कितना है 200 है, 100 अट्ठे 800 होता है, ठीक है। और कहीं से जाएगा भाई, 8 दूनी 16, चल जाएगा, 8 दूनी 16 होता है, और 8 छंग 48 होगा, 2 का ले जाओगे 13 बार, ठीक है। तो 13%, मतलब 800 और 13% इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप, ये साधारण ब्याज का सवाल था, बहुत सरल था भाई। थोड़ी सी एसआई पे आपकी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, अगर हो है तो ही कर पाओगे। प्रैक्टिस आपको तभी करने में मजा आएगा जब आपको बेसिक चीजें आप जानते रहोगे, ठीक है। तो चलो, सूची 1 है और सूची 2 है जिसको आपको मैच कराना है। प्लॉटागोन है, माइंडमिस्टर है, गिटहब है और मेंटीमीटर है। कई बार मैंने 1 क्वेश्चन वाली सीरीज में भी इस सवाल को कराया है। देखो गिटहब है, तो गिटहब बेसिकली कोड लिखने के लिए, मतलब स्टोर शेयर और वर्क, मतलब कि राइटिंग कोड्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सी का चौथा आप ले सकोगे, जब से सी का चौथा ले जाओगे, देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्लॉटागोन के बारे में कई बार बताया, जो प्लॉटागोन है वो एनिमेटेड वीडियो बनाने में बहुत माहिर है। तो ए का हो जाएगा सेकंड, जब जैसे ही ए का सेकंड होगा तो आप ये वाला विकल्प सही करोगे और बी वाला गलत करोगे, अर्थात सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से इल्यूमिनेट करके आपको चीजों तक ले जाना। हाँ, आप कहोगे सर आप कैसे पकड़ ले रहे हैं, भाई देखो पढ़ना तो थोड़ा सा पड़ेगा। आप इन चारों में 1 2 अगर आप पा रहे हो या उसको समझ पा रहे हो तो आप आराम से टिक करके जा पाओगे। अगर एक भी नहीं आ रहा है तो वहां पे तो दिक्कत तो होगी ही। तो इस क्वेश्चन को मैंने 1 क्वेश्चन सीरीज वाले में भी कराया है, कई बार कराया है, इसलिए वैसे भी याद हो जाता है, ठीक है। प्लॉटागोन क्या है, एनिमेटेड वीडियोज के बारे में। गिटहब क्या है भाई, यहाँ पे हम कोड करते हैं, डिकोड करते हैं, शेयर करते हैं, नोट डाउन करते हैं। बाकी मेंटीमीटर का तो देख लो, तो मेंटीमीटर का मतलब क्या है कि भाई ये सी का चौथा है और हो गया, डी का पहला है। डी का पहले का मतलब क्या है कि ये भाई जो लर्निंग का मेजरमेंट हो रहा है वो सत्र से पहले और सत्र से बाद में, मतलब कि एक तरफ से जान लीजिए कि पोल स्थापित करके हम लर्निंग को मेजर करते हैं, प्री सेशन एंड पोस्ट सेशन, एक से जान लो, ठीक है। और जो माइंड मिस्टर है, बी का आपका हो गया थर्ड, बी का थर्ड का मतलब कि यहाँ पे माइंड मिस्टर में
हम क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंबाइन करने का प्रयास करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह संयोजन करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, माइंड मिस्टर है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका सी वाला विकल्प बन जाएगा। Which of the following countries has not ratified the Convention of Biological Diversity? ये कब हुआ था, 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सीबीडी पर हस्ताक्षर किए गए थे। सीबीडी पर हस्ताक्षर तो आप मतलब कि यूएस अमेरिका कहाँ गया भाई, बहुत बदमाश, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसने सिग्नेचर तो किया था लेकिन उसकी पुष्टि आज तक वो नहीं किया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये फिर से सवाल रिवाइज्ड भी हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि भाई उस समय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर तो किया लेकिन आज तक इसकी इसने पुष्टि नहीं की, मतलब अनुसमर्थन नहीं किया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कॉन्ट्रेरी, देखो ये भी आपका किसके संबंधित सवाल है, ये भी आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से संबंधित सवाल है। देखो लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, लॉजिकल इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को आप लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से हमने कराया है। यहाँ पे कंट्रेरी रिलेशनशिप की बात है, देखो यहाँ पे AEIO मैंने बताया था, ये जो रिलेशन है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये जो है ये कंट्रेरी है, ये जो रिलेशन है ये सब कंट्रेरी है, और ये जो रिलेशन है ये इसको हम सब अल्टरनेशन बोलते हैं, सब अल्टरनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कंट्रेरी रिलेशनशिप की बात की गई है, ठीक है, कंट्रेरी रिलेशनशिप की बात की गई। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज कंट्रेरी, देखो ऑल काउ आर हर्बीवोरस बोला गया, तो मतलब ए वाली स्टेटमेंट है, ये ऑल वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। अब कह रहा है नो काउ इज हर्बीवोरस, दूसरा सम काउ आर हर्बीवोरस और सम काउ आर नॉट हर्बीवोरस। अगर हम सम काउ आर हर्बीवोरस की बात करेंगे तो ए के साथ में इसका मतलब कि सब अल्टरनेशन का रिलेशन बन जाएगा, और अगर सम काउज आर नॉट हर्बीवोरस की बात करेंगे तो सम नॉट यहाँ पे आता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पे बनेगा नो काउ इज हर्बीवोरस, क्योंकि ई का मतलब क्या है, नो वाली स्टेटमेंट है, तो ये ऑल वाली स्टेटमेंट है, तो ये जो रिलेशनशिप बनता है ये कॉन्ट्रेरी बनता है, मतलब कि ऑल के साथ में रिलेशनशिप बनेगा बी का, तो मतलब ए और बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अब यहाँ पे स्लाइड मैंने इनपुट नहीं की है, ठीक है। Which of the following graphical representation of data would be useful so trends, ठीक है, जहां पे ट्रेंड से फाइंड आउट करने की बात है, इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस डेटा है, मतलब लगातार डेटा चल रहा है। जब भी कॉन्टिन्यूअस, जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो ना, तो 50 ओवर का मैच होता है पूरा, वहां पे कॉन्टिन्यूअस डेटा आपको दिखाना होता है, पहले ओवर से लेके 50वें ओवर तक क्या रन रेट की स्थिति रही होगी, ठीक है। तो इस तरह के अगर डाटा को आपको दिखाना होता तो आपको याद आ गया होगा कौन सा चार्ट हम बनाते हैं लाइन चार्ट, ठीक है। अब जब हमें प्रोपोर्शनल डेटा दिखाना होता है तो वहां पे हम बनाते हैं आपका पाई चार्ट बनाते हैं प्रोपोर्शनल के लिए। बाकी बॉक्स चार्ट की बात है कि जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो, मीडियन या वेरिएबिलिटी को दिखाना होता है, और यहाँ पे जब भाई हमें किसी गुड्स को कंपेयर करना है, विभिन्न कैटेगरीज को कंपेयर करना है, तो वहां पे हम बनाते हैं बार चार्ट, ठीक है। हालांकि जब कंटिन्यूअस डेटा हमें दिखाना है, कंटिन्यूअस डेटा है जो कि समय के साथ वो पैटर्न उसके चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड उसके चेंज हो रहे हैं, जैसे शेयर बाजार आप लोग देखते होंगे, शेयर बाजार का जो ग्राफ होता है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ उसका बनता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो लाइन चार्ट का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 से अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूडेड द इन्फ्रेंशियल प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द फ्रॉम द परसेप्शंस ऑफ स्मोक। स्मोक के बारे में आपको परसेप्शन निकालना है। पहाड़ी पर आग है, स्टेटमेंट तो आप लोग सुने होंगे, सही बात है, क्योंकि इसमें धुआं है इसलिए आग है। जहां कहीं भी आग होती है वहां धुआं होता है, जैसे कि रसोई घर में हम इस तक तो नहीं रुक सकते हैं, वह पहाड़ी जो धुआं युक्त है इसमें अवश्य आग होगी, ये भी बात है। ये उपन्या हो गया, ठीक है, हेतु हो गया, ये आपका हो गया, आपका एक तरफ से प्रोमेसरी हो गया, दूसरा इसलिए पहाड़ी पर आग है, ये आपका निगमन हो गया, ठीक है। तो अब सी को हटाओ, यहाँ पे ABDE इसका राइट विकल्प बनेगा, ABDE इसका राइट विकल्प बन जाएगा। ये आपका प्रतिजना है, हेतु है, उपान्या है और निगमना, ठीक है। ABDE इसका राइट विकल्प बन जाएगा। इन सब के बारे में और अच्छे से समझना है तो लॉजिकल रीजनिंग वाली आप प्लेलिस्ट देखो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर शीर्ष सॉफ्टवेयर की उदाहरण। शीर्ष सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, मतलब ये OS की बात कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उबंटू है, गूगल डॉक्स तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका MS ऑफिस 365 ये भी नहीं आएगा, एंड्रॉइड आएगा और क्रोम OS आएगा, ठीक है। उबंटू, एंड्रॉइड और क्रोम OS, ठीक है। तो आपका ADE इसका राइट विकल्प बनेगा, कॉमा है। ADE इसका, उबंटू भी आपका एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड आपका मोबाइल वगैरह पे खूब देखते हो एंड्रॉइड चलता है ना। क्रोम OS बेसिकली जो क्रोम के नोटबुक्स आए थे वहां पे क्रोम OS रन होते हैं।
तो उबंटू है आपका, एंड्रॉइड है और क्रोम ओएस इसका राइट विकल्प होगा। यही आपके ओएस कहलाएंगे, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। बाकी ये गूगल डॉक्स है, तो गूगल डॉक्स आपका आप तो देख ही रहे हो, ये ड्राइव पे बेसिकली एक्सेस होता है। MS 365 मैं खुद यूज करता हूँ, जो पावर पॉइंट चल रहा है वो MS ऑफिस 365 वाला ही पावर पॉइंट हम रन करा रहे हैं, ठीक है। तो चलो, उबंटू क्या है, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनक्स पे आधारित है। बाकी MS ऑफिस 365 पे जाओगे तो ये भी क्लाउड बेस्ड ऑफिस सूट है, मतलब आप अपने डेटा को, अपनी फाइल को क्लाउड पे लोड कर सकते हो। जैसे जो पावर पॉइंट मैं यूज कर रहा हूँ ये MS 365 का ही है। क्रोम ओएस है, बल्कि गूगल द्वारा बनाया गया था, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली जो क्रोम बुक के लैपटॉप्स है, नोटबुक्स आए थे, उस सब के लिए यूज में आता है। गूगल डॉक्स है ये, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर है, एंड्रॉइड है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली स्मार्टफोन और टैबलेट में खूब ज्यादा इस्तेमाल आप सब कह सकते हो। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो ओएस है वो है एंड्रॉइड, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 38 है, 45 व्यक्ति हैं, एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके कार्य प्रारंभ करने के 6 दिन बाद 30 व्यक्ति और आ जाते हैं। अब कार्य मिलकर शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? चलो भाई, 45 व्यक्ति हैं, 16 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो मतलब कि कुल कार्य कितना हो जाएगा? 45 गुणे 16, तो 45 दामा 450 और 45 छक्के 6 पचे 30 होगा, 6 चौक 24, 3 27 होगा। तो जोड़ेंगे तो 0, 5 सते 35, 4 2 6, 1 7, मतलब कि 750 कुल कार्य है। अब कह रहे हैं कि 16 दिन काम कर सकते हैं, उनके कार्य प्रारंभ करने के 6 दिनों बाद 45 व्यक्ति 6 दिन में काम करते हैं, तो 45 व्यक्ति 6 दिन में काम करेंगे, 6 पचे 30 और 6 चौक 24, 24 3 27, मतलब 270 काम कर देंगे 6 दिन में। तो अगर 270 काम को आप निकालोगे तो 0 7 5 15 में 7 गए 8 और 6 में 2 से गए 4, ये बना कितना? 480, यही तो बना ना। 6 पचे 30 और 6 चौक 24, 24 3 27, 270, 750 काम, ये तो सही जोड़े हैं ना हम। 0 7 5 12, ओहो 7 5 12 और 4 2 6 1 7, 720 कुल काम है, ठीक है। 720 काम था, तो 720 कुल काम में से अगर हम 270 निकाल रहे हैं तो 0 12 में 7 गए 5 और 6 में 2 गए 4, ठीक है। तो ये बना 450 काम। अब 270 काम तो ये 45 व्यक्ति 6 दिन में कर देते हैं। अब बचा 450 काम। अब 45 व्यक्ति पहले काम कर रहे थे और 30 व्यक्ति और आ गए, तो 5 और 4 3 7, कुल मिला के 75 व्यक्ति हो गए। 75 व्यक्ति 450 काम कितने दिन में करेंगे? 75 छक्के कितना होता है? 6 पचे 30 और 6 सत्ते 42, 42 दिन 45, ठीक है। 6 दिन में 450 बटे क्या हो जाएगा? 75, तो आएगा कितना? 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन इसका राइट आंसर बन जाएगा। 38 नंबर का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि साइबर दुनिया में ब्लैक हैट हैकर्स की अवधारणा की बात की गई है, ठीक है। परिकलन कौशल वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो इस कौशल का विद्वेषपूर्ण उपयोग करते हैं, ये भी सही है। कह रहा है कि एक जो सफल सक्सेस ब्लैक हैट हैकर्स होता है वो किस प्रकार से हैकिंग करता है, आप उसके क्रम को बतलाइए, ठीक है। तो देखो, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं भाई, वो सफल हैकिंग तो करते हैं, लेकिन जब तक उनको कोई क्लू नहीं मिलेगा तब तक वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे आपकी आईपी एड्रेस को जान गए, किसी प्रकार से आपके एटीएम के पासवर्ड को जान गए, ठीक है, इसी प्रकार से आपके डोमेन वेबसाइट के डोमेन पोर्ट्स को हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब तक इस मतलब कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो गेन नहीं करते हैं तब तक वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहला तो काम ये बी वाले से चालू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही बी वाले से चालू होगा तो देखो बी वाला कोई है ये नहीं है, तो बी वाला ही विकल्प इसका राइट विकल्प बन जाएगा। फिर वो स्कैनिंग करेंगे, जैसे आपका आईपी एड्रेस निकाल के वो क्या करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आपको यूज करना क्या है, वर्चुअल आईपी आपको यूज करना है, ठीक है। क्या करना है? वर्चुअल आईपी आपको यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला, ठीक है। तो हो गया, स्कैनिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है आपकी, वो एक्सेस मतलब कि एक्सेस गेन कर लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं भाई, एक्सेस को मेंटेन कर लेते हैं, फिर वो फुटप्रिंट को हाइड करके अपना काम करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वो क्या करते हैं कि प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम वगैरह, कुछ ऐसी गतिविधियां जो वहां से वो कर सकते हैं। फिर उसको स्कैन कर लेंगे, ठीक है, आपके पोर्ट्स वगैरह तक पहुंच जाएंगे, जो कमजोरी है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जब वो पा जाएंगे तो एक्सप्लॉइट करेंगे, वल्नरेबिलिटीज करेंगे, आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटर कर जाएंगे। फिर एक्सेस को मेंटेन कर लेंगे, पूरा इंस्टॉल कर लेंगे बैकडोर से, रूट किट वगैरह, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे अपने जो आए हैं जिस तरीके से, उस तरीके को वो धीरे धीरे करके हाइड कर देंगे। तो ये जो तरीका होता है ब्लैक हैट हैकर्स का होता है। इससे ज्यादा खतरनाक रेड हैट हैकर्स होते हैं, ठीक है। रेड हैट हैकर्स इससे ज्यादा खतरनाक हुआ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज मेड द एजुकेशनल सब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी, इट हैज अपोज्ड द इंक्लूजन ऑफ रजिस्ट्रार कंपनीज। कह रहा है कि एक व्यवसायिक संगठन जिसने
शैक्षिक विषय NCHERE के अंतर्गत सम्मिलित करने का विरोध किया था? भाई सबको याद होना चाहिए, वो क्या था? भारतीय बार परिषद अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कहा भाई हम सबके लिए नियम बनाते हैं, आप मेरे लिए नियम बनाओगे, ठीक है। चलो, कोवेरियंस का सवाल आपके पास आया है, कह रहा है कि को एक्स वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज डेटा सेट्स एंड गिवन एस्टिमेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन अरेंज देम द इंक्रीमेंटल ऑर्डर। इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो जो कोवेरियंस का मतलब है, ये आर की बात हो रही है, आर बराबर होता है आपका कोवेरियंस एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, और नीचे आ जाता है आपका सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई या स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको निकालोगे तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। जैसे एक अगर हम निकालने के लिए चलें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो आएगा क्या जानते हैं? एक्स वाई का मतलब क्या है? यहाँ पे आएगा आपका 32, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 32, और पहले वाले को ए को देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 32 और नीचे आएगा 8 गुणे 7, 8 गुणे 7 मतलब 8 सते 56। अब 32 में हम 56 से भाग करेंगे, 32 से जब हम 56 से 32 में भाग करेंगे तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, यहाँ पे बनेगा 0.571। भाग कैसे करेंगे? 56 यहाँ लिखेंगे, 32 यहाँ लिखेंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव ले जाएंगे, जीरो ले जाएंगे, ठीक है। अब 56 पंचे ले जाएंगे तो 5 छक 30 होगा, 5 छक 30 का जीरो आएगा, और 5 पचे 25, 3 28 होगा, 280 घटाएंगे, फिर ऐसे आगे ले जाएंगे, 571 आएगा, ठीक है। इस हिसाब से देख लीजिएगा। सेकंड वाले पे चलेंगे, सेकंड वाला जो बनेगा 36 गुणे 12 गुणे 5, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो आपको आंसर बनेगा 0.600, और तीसरे को कैलकुलेट जब आप करेंगे 35, नीचे आएगा 7 गुणे 8, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.625 आएगा, और यहाँ पे 39 आएगा, 39 6 गुणे 13, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे 0.500 आएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से देखो, पहले में तो क्या आया था? 0.57 आया था, फिर 6.00 आया, फिर 6.25 आया, फिर 5.00 आया। अब इस हिसाब से अगर आप इसको अरेंज करना चाहोगे तो इसका जो आंसर बन जाएगा, सबसे बड़ा कौन बन रहा है? सबसे बड़ा बन जाएगा आपका, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में करना है, सबसे छोटा पहले आपको देखना है, तो डी वाला सबसे छोटा है 5 है, फिर डी ए माफ करिएगा, ए वाला 5.571 है, तो डी के बाद ए, फिर बी प्लस सी, ठीक है। तो इसमें याद, ये सब कठिन नहीं है, कठिन क्या है, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर आप याद रख पा रहे हैं, आर स्क्वायर बराबर होता है कोवेरियंस का एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, बस इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये याद है तो ये नंबर्स चेंज होते रहेंगे, चेंज जैसे भी होंगे आप आराम से कैलकुलेट करके आप इसके जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा DABC बनेगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैंने इसका फॉर्मूला भी यहाँ लगा दिया है, आर स्क्वायर बराबर होता है कोब एक्स वाई बटा सिग्मा सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। ये हल भी यहाँ पे है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, यार समझ में आए तो। नेक्स्ट ऑन द थीम ऑफ स्वयं प्रभा, द थीम ऑफ स्वयं प्रभा डोनल 16 हुज आर कोर थीम ऑफ बीम स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन कर रहा है, कौशल और व्यवसायिक शिक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। कौशल और व्यवसायिक शिक्षा, देखो CEC तो कराएगी नहीं, IIT बॉम्बे नहीं, ये कराएगी कौन? इग्नू, ठीक है। कौन कराएगी? इग्नू, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट के लिए इग्नू क्या करता है? तैयारी कराता है, बेसिकली रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए स्वयं प्रभा पर DTS सेवा अपनी प्रदान करता है। 24 गुणों 7 उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है, कौन? इग्नू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन देयर आर डज द एक्सटेंशन ऑफ मैच इनकरेक्टली। देखो, रीड ओनली मेमोरी तो सही है, ये रोम का फॉर्म है। वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी सही है, वाइड एरिया वैन का फुल फॉर्म है ये। ऑप्टिकल मार्क रीडर OCR का OMR का फुल फॉर्म है। यूनिवर्सल सिक्योर बस नहीं होता, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB का फुल फॉर्म है, यही गलत दिया है, अर्थात डी वाला विकल्प ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर भी आपको इस सवाल को हमने कई बार आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अब देखिए इसका फार्मूला तो सीधे सीधे देख लीजिए, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, मतलब कि आर स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस RSS माइनस TSS, ठीक है। RSS माइनस TSS, आप यहाँ पे RSS लिखो और यहाँ पे लिखोगे TSS, यही फार्मूले पे आप रख दीजिएगा। पिछली 4-5 प्रैक्टिस सेट में हमने इसको सॉल्व कराया है। जैसे अगर A को आप देखोगे तो A के हिसाब से फार्मूले पे रखोगे तो ये बनेगा 1 माइनस
25 का नीचे 60, ठीक है। अब इसको 60 के 60 माइनस 25 मत करने लगना, पहले 60 में आप 25 का भाग दे लेना। जब 60 में आप 25 का भाग दोगे तो बनेगा कुछ ऐसे, 1 माइनस बन के आएगा 0.4167, ठीक है। जब 1 में से 0.4 निकालोगे तो कुल मिला के आपको इतना निकालोगे तो बनेगा 0.58 दशमलव कुछ, ठीक है। फिर सेकंड पे चलोगे तो ये बनेगा 1, आपका बनेगा 35 और नीचे 75 आएगा। फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1 माइनस 0.4667, ठीक है। तो इसमें से निकालोगे 0.53 आपको मिलेगा, 0.53। फिर अगले पे चलोगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 30/70, ठीक है। तो ये आगे बनेगा 3, 1 माइनस आपका बन जाएगा 0.4286, ठीक है। मैंने इसको कैलकुलेट किया है, तो आप लोग भी इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। और कई टाइम 4, 5, 6 प्रैक्टिस सेट में मैंने इसको कराया है, तो अब नहीं हल करने का मन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस है कितना, 40 का नीचे 75 है, तो आप इसको भी कैलकुलेट करोगे 1 माइनस 0.5333, तो मतलब आंसर बनेगा जब इसको 1 में से निकालोगे तो बन जाएगा यहाँ पे 0.46 के आसपास, ठीक है, 0.46 के आसपास। बाकी आपसे कहा है कि इसको मैच कराना है, तो 0.46 किस में आया है, चौथे वाले में आया है, तो डी का क्या हो जाएगा, चौथा, डी का पहला हो जाएगा। और बाकी देखो F 0.58 आया है, 0.58 का मतलब ये चौथा हो जाएगा। 0.53 आया है, तो 53 का मतलब बी वाला, बी है ना, बी का तीसरा हो जाएगा, तो इसका दूसरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो इसका जो राइट विकल्प बनेगा वो बन जाएगा आपका डी वाला विकल्प है ना, डी वाला विकल्प इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप चीजों को अगर करोगे तो बहुत आसानी से चीजें हैंडल कर जाओगे, ठीक है। अगर आप लगातार, अगर आपने एक बार सिलेबस पूरा कवर कर लिया है, जैसे मान लो कि आप लास्ट एग्जामिनेशन में बैठे थे, नेट हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, एक बार आपने अगर अच्छे से एग्जामिनेशन कर लिया है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो पीवाईक्यूज पर आपकी अपनी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। जितना टाइम आप पीवाईक्यूज पर कमांड बना लेंगे, चीजों को हल कर लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को हल कर लेंगे, या टेक्स्ट बुक मतलब कि किसी एक, आप कह सकते हो कि मतलब कि पीवाईक्यूज का वो लेके, जिसको मॉक टेस्ट बोला जाता है, उसको आप परचेज करके अगर आप कर लेंगे अभ्यास खुद से, तो आप आसानी से पेपर 1 में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन हुए हैं उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपकी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। वीडियोज आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो जेआरएफ जोन को, वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।